नमस्कार। आज हम 5 फरवरी 2026 की कुछ सबसे दिलचस्प और ज़रूरी जानकारियों को खंगालने वाले हैं। हमारे पास कई अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी खबरें हैं। विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति और हाँ, तकनीक भी। और इसकी शुरुआत करते हैं कला और अध्यात्म के एक बहुत ही अनोखे संगम से। हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स हुए और एक नाम सुनकर शायद कई लोग चौंक गए होंगे। दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी जीता है। हाँ, ये सच में एक सरप्राइजिंग खबर थी। लेकिन यहाँ जो बात ज्यादा दिलचस्प है वो ये नहीं कि उन्होंने जीता, बल्कि ये कि किस कैटेगरी में जीता। हाँ, ये मुझे भी जानना है। उन्हें ये अवार्ड उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए मिला है। अच्छा, स्पोकन वर्ड मतलब ये कोई म्यूजिक एल्बम नहीं था, ये ऑडियो बुक या कहानी सुनाने जैसा कुछ है। बिल्कुल, और यही तो खास बात है। ये दिखाता है कि ग्रैमी जैसे मेन स्ट्रीम अवार्ड्स अब सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। दलाई लामा का जीतना ये साबित करता है कि मेडिटेशंस, ऑडियो बुक्स और ऐसा आध्यात्मिक कंटेंट ये अब एक बहुत बड़ा और गंभीर ऑडियो मार्केट बन चुका है। लोग अब सिर्फ गाने नहीं बल्कि सुकून और ज्ञान भी सुनना चाहते हैं। सही बात है। ये तो हुई अध्यात्म की बात। अब विज्ञान की दुनिया में भी एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने बड़ा नाम कमाया है। 2026 का कैफर्ड प्राइज वीरभद्रन रामानाथन को मिला है। ये कितना बड़ा सम्मान है? ये बहुत बड़ा सम्मान है। आप कह सकती हैं कि इसे अक्सर उन क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जिन्हें नोबेल कवर नहीं करता, जैसे जियो साइंसेस यानी भूविज्ञान। और इसे देती भी वही संस्था है जो नोबेल देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। वाह! तो रामानाथन का काम इतना जरूरी क्यों माना गया? उनका काम क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए बेहद जरूरी रहा है। देखिए, आज हम सब ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन रामानाथन ने बहुत पहले ये पता लगाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, अच्छा, जो स्प्रे कैन और फ्रिज में इस्तेमाल होती थी। हाँ वही। उन्होंने बताया कि ये गैसें सिर्फ ओजोन परत को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ओके। उनकी इसी खोज ने दुनिया भर की सरकारों को CFCs पर बैन लगाने के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। उनका काम एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआती चेतावनी थी। तो एक तरफ भारतीय मूल के वैज्ञानिक दुनिया को पर्यावरण के खतरों से आगाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत खुद पर्यावरण संरक्षण में एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। मेरा इशारा ग्लोबल बिग कैट समिट की तरफ है। सही पकड़ा। भारत 95 देशों को एक साथ लाकर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का एक बहुत बड़ा इवेंट है। और इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बाघों के बारे में है? बाघ तो एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बिग कैट्स में बाघ, शेर, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता और स्नो लेपर्ड ये सब शामिल है। अच्छा, ये सभी? जी, और इन सभी जानवरों को एक जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके रहने की जगह का खत्म होना, अवैध शिकार और इंसानों से टकराव। तो ये समिट इन सभी देशों को एक साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाने का मौका देगा और भारत इसमें नेतृत्व कर रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण में उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करता है। और ये वैश्विक पहचान सिर्फ विज्ञान और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। खेल की दुनिया से भी एक बहुत अच्छी खबर है। अनाहत सिंह का नाम आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, अनाहत सिंह स्क्वैश की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। वो एक प्रोडिजी है। हाल ही में उन्होंने वॉशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब जीता है, जो एक प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन मतलब PSA का ब्रॉन्ज लेवल टूर्नामेंट है। और इस जीत के क्या मायने हैं? इस जीत ने उन्हें दुनिया के टॉप 20 खिलाड़ियों में पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। वाह, सबसे कम उम्र की? जी, ये दिखाता है कि भारत अब क्रिकेट या हॉकी जैसे पारंपरिक खेलों के अलावा दूसरे खेलों में भी ग्लोबल टैलेंट पैदा कर रहा है। और जब ग्लोबल पहचान की बात हो ही रही है, तो ग्लैमर और ब्रांडिंग की दुनिया को कैसे भूल सकते हैं? मेबेलिन न्यूयॉर्क जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड ने भारत के लिए अपना नया चेहरा चुना है। जी, उन्होंने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस तरह के फैसले सिर्फ एक चेहरे को चुनने के बारे में नहीं होते। मतलब ये इस बात का संकेत है कि ग्लोबल ब्रांड्स भारतीय बाजार को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। वे एक ऐसा चेहरा चुनते हैं जो आज के युवाओं से जुड़ सके, उनकी आकांक्षाओं को दर्शा सके।
तो कियारा की लोकप्रियता का इस्तेमाल करके मेबेलिन भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये था हमारा पहला हिस्सा जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में भारत और भारतीय अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, देश के अंदर क्या चल रहा है, और शुरुआत करते हैं ऊर्जा से। गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में देश का लीडर बन गया है। हाँ, आंकड़े यही बताते हैं। दिसंबर 2025 तक गुजरात की कुल स्थापित क्षमता 42.5 गीगावाट से ज्यादा थी। 42.5 गीगावाट? जी, जो पूरे देश की रिन्यूएबल एनर्जी का लगभग 16.5% है। 16.5%। यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि ये क्षमता अकेले ही लाखों करोड़ों घरों को रोशन करने और अनगिनत फैक्ट्रियों को चलाने के लिए काफी है। ओके। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड प्रोजेक्ट सब शामिल हैं, और खास तौर पर रूफटॉप सोलर में भी गुजरात सबसे आगे है। ऊर्जा के बाद अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की, यानी वित्त की। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। लेकिन ये वित्त आयोग करता क्या है, अगर सरल शब्दों में समझाएं तो? जरूर, इसे आप ऐसे समझिए कि परिवार के एक समझदार बुजुर्ग की तरह है। इसका काम संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, और ये आयोग तय करता है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है उसका कितना हिस्सा किस राज्य को मिलेगा, ताकि हर राज्य अपना काम ठीक से चला सके। मतलब ये केंद्र और राज्यों के बीच से पैसे के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। बिल्कुल, और सिर्फ बंटवारा ही नहीं, ये भी बताता है कि किन राज्यों को मुश्किल समय में अतिरिक्त मदद यानी ग्रांट की जरूरत है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026 से 2031 तक यानी अगले 5 सालों के लिए लागू होंगी। अच्छा, तो एक तरह से ये आने वाले 5 सालों के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाँ बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था को गति देने में आजकल स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी। इसी से जुड़ी एक खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए एक खास ब्रांच खोली है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा और जरूरी कदम है। पीएनबी ने नई दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में ये ब्रांच खोली है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स पर फोकस करेगी। लेकिन क्या सिर्फ एक ब्रांच खोलने से बात बन जाएगी? स्टार्टअप्स को तो फंडिंग और मेंटरशिप जैसी कई और चीजें भी चाहिए होती हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये ब्रांच सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करेगी। इसका मकसद स्टार्टअप्स को एक पूरा इकोसिस्टम देना है। उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से बैंकिंग सॉल्यूशंस, फंडिंग के अवसर, वित्तीय सलाह और नेटवर्क बनाने में मदद करना है। तो ये सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल को जमीन पर उतारने का एक ठोस प्रयास है। जी, आप ऐसा कह सकते हैं। और विकास के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पहचान भी जरूरी होती है। हाल ही में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। जी, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये जालंधर के पास है। अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी इलाके की पहचान से जुड़े किसी बड़े सांस्कृतिक या ऐतिहासिक व्यक्ति को सम्मान देना हो। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र की विरासत को स्वीकार करना और उसे सम्मान देना है। सही कहा। विकास की इन सब बातों के बीच 2 और महत्वपूर्ण पहलू हैं, कृषि और स्वास्थ्य। हाँ, पहले कृषि की बात करते हैं। राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हाँ, ये 6वां संस्करण है, जिसे IMMA यानी इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आयोजित कर रहा है। ये 5 और 6 फरवरी को मुंबई में होगा। फसल पोषण, इसका मतलब क्या खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद और पोषक तत्वों से है? सही समझे, लेकिन ये सिर्फ खाद के बारे में नहीं है। इसमें पॉलिसी में सुधार, खेती में नए इनोवेशंस और खास तौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सही इस्तेमाल पर चर्चा होगी। इसका असली मकसद है टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, ताकि हम कम संसाधनों में बेहतर पैदावार कर सकें, जो भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा की तरह ही स्वास्थ्य सुरक्षा भी जरूरी है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना है, खास तौर पर इसकी रोकथाम और शुरुआती पहचान पर जोर देना। शुरुआती पहचान इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि कैंसर में शरीर के कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती हैं। अगर इसे शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए
तो इलाज की सफलता की दर कई गुना बढ़ जाती है। ओके। इसलिए इस दिन होने वाले जागरूकता अभियानों का सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर होता है कि लोग लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और समय पर जांच कराएं। तो ये था देश के अंदर चल रही बड़ी हलचलों का जायजा। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर, वो नए ट्रेंड्स जो भविष्य की झलक दिखा रहे हैं, और इसकी शुरुआत ऑरेंज इकोनॉमी से करते हैं। यूनियन बजट 2026 में इसका जिक्र हुआ। ये है क्या? ऑरेंज इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। इसमें वो सब कुछ आता है जो हमारी कल्पना और रचनात्मकता से जुड़ा है, जैसे डिजाइन, कला, संगीत, फिल्में। तो बजट में इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार ने ये पहचान लिया है कि ये भविष्य का एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है, और बजट में खास फोकस एवीजीसी सेक्टर पर है। एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स वाली दुनिया। बिल्कुल। और ये दुनिया छोटी नहीं रही। सरकार की योजना 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स बनाने की है, और एक अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में लगभग 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। 20 लाख? जी। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये तो हुई क्रिएटिव दुनिया की बात। अब एक ऐसी खबर जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली लगती है। मॉल्ट बुक नाम का एक प्लेटफॉर्म चर्चा में है। ये क्या है? ये एक AI ओनली सोशल नेटवर्क है। एक मिनट, क्या मतलब AI ओनली? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सारे पोस्ट और सारी बातचीत AI एजेंट्स आपस में करते हैं। क्या? हाँ, इंसान इसमें ज्यादातर सिर्फ दर्शक की भूमिका में है। AI आपस में गपशप कर रहे हैं और हम सिर्फ देख रहे हैं। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब है। इसका मकसद क्या है? इसके फाउंडर मैट श्लिट्ज हैं और इसका इंटरफेस रेडिट जैसा है। फिलहाल ये एक प्रयोग जैसा है जो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर AI को अपना एक समाज बनाने दिया जाए तो वो कैसे विकसित होगा। ये भविष्य की एक झलक है जहां AI सिर्फ हमारे असिस्टेंट नहीं होंगे, बल्कि उनके अपने डिजिटल समाज और अपनी बातचीत होगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानों और AI का रिश्ता भविष्य में कैसा होगा। वाकई ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थे 5 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बी होस्टेड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।